हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आज दोस्तों हम टॉपिक लेते हैं संख्या पद्धति, जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, कितना भी इजी एग्जाम हो या कितना भी दोस्तों टफ एग्जाम हो, संख्या पद्धति से दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो, जरूर एक एक से लेके दो तीन चार पांच क्वेश्चन दोस्तों जरूर से जरूर आते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दोस्तों ऐसा टॉपिक है, किसी भी एग्जाम का पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए दोस्तों संख्या पद्धति, और दोस्तों इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा कि हम इन क्वेश्चंस को ऐसा समझते हैं कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट दोस्तों वही क्वेश्चंस हमारे छोटी छोटी गलतियों को लेकर के गलत हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चंस को। और ये थ्योरेटिकल दोस्तों वीडियो हो जाएगा। ये वीडियो दोस्तों जो भी है थ्योरेटिकल वीडियो है, इसलिए ध्यान से दोस्तों लैंग्वेज पर भी ध्यान फोकस करना है आपको, और दोस्तों वीडियो पर भी ध्यान देना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। ओके, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, नंबर्स की सीरीज होती है दोस्तों, नंबर्स पर बेस्ड होती है ये पूरा चैप्टर दोस्तों नंबर बेस्ड चैप्टर है। इसमें दोस्तों हमें चार पांच टाइप की संख्याएं मिलती हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। एक सेकंड दोस्तों, नहीं ये वाला हेडिंग लेते हैं। हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ओके, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर, दोस्तों ध्यान से समझिए, किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है, जो भी मान प्राप्त होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्या परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चंस क्या बनता है, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, ये हमारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। ये क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, आपका ऑप्शन होगा हाँ, नहीं, हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्या हमारी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हो सकती हैं। हमारी जो इसमें इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों वो ये है। ओके, ये हमारी महत्वपूर्ण लाइन है हमारी इसमें। ये लाइन दोस्तों इंपोर्टेंट है, आप इसे जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। ओके, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं। ओके, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो भी सकती हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं भी हो सकती हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया 0, -5, -3/5, 22/7। ओके, ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, वास्तव में काल्पनिक संख्या ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती है जिसे हम काल्पनिक संख्या, सिर्फ इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसे, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बट वो संख्या नहीं होती है। जिसके बारे में हम तो दोस्तों सोचने को क्या है, हम तो सोच तो कुछ भी सकते हैं। सोचने को क्या है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। जैसे हमने सोच लिया रूट -1। रूट -1 दोस्तों क्या होता है, ये कोई संख्या थोड़ी हुई, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं रह सकता। रह सकता है तो दोस्तों वर्गमूल के अकॉर्डिंग रह सकता है, लेकिन उसे रूट को जैसे माइनस, जैसे दोस्तों कैसे किस कंडीशन में रूट के अंदर -1 का मान रख सकते हैं, जब दोस्तों इस तरीके की कंडीशन हो तब तो माइनस का साइन आ सकता है। -1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तब तो इस कंडीशन आ सकती है कि रूट के अंदर माइनस आ जाए, लेकिन सिंपल रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आ सकता। ये सिर्फ दोस्तों एक कल्पना हुई हमारी। -1 रूट में कल्पना है, -4 रूट में कल्पना है, -5 रूट में, दोस्तों कुछ भी वैल्यू आ जाए इस तरीके की। मैं दोस्तों सिर्फ रूट वाली वैल्यू को नहीं कह रहा, मैं तो सारी वैल्यू को कह रहा, जिस वैल्यू की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बट वो वैल्यू होती नहीं, एग्जैक्ट नहीं होती है, वो वैल्यू डजंट नॉट सफिशियंट होती है, डजंट नॉट सफिशियंट। ओके,
तो इस टाइप की सारी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्या होती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इंडिकेट किया है, जो वास्तव में ना हो, जो वास्तव में ना हो, केवल कल्पना में हो सकती हैं, अर्थात ठीक ढंग से इन्हें हम परिभाषित भी नहीं कर सकते, परिभाषित भी नहीं कर सकते दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसके दोस्तों उदाहरण आप इंपोर्टेंट हो सकते हैं, उदाहरण आप ध्यान से समझ लीजिएगा। उदाहरण ही दोस्तों आएंगे कि इसमें काल्पनिक संख्या कौन सी है। ओके, काल्पनिक संख्या के बारे में उदाहरण से ही पूछ सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? परिमेय संख्या। दोस्तों इससे तो क्वेश्चंस हमारे अक्सर मिलते रहते हैं, परिमेय और अपरिमेय से। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इससे तो हमें क्वेश्चंस अक्सर मिलते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय। इन दोनों टॉपिक से हमें क्वेश्चंस अक्सर मिलते रहते हैं। ओके, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने लिख दिया P अपॉन क्यू की क्या फॉर्म में लिख दिया। आप दोस्तों कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये P अपॉन क्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसे हम अंश अपॉन हर की फॉर्म में लिख सकें, अंश अपॉन हर की फॉर्म में लिख सकें। अब दोस्तों मैं ये होती है हमारी परिमेय संख्या। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। परिमेय संख्याएं एग्जैक्टली दोस्तों आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। मैंने लिख दिया दोस्तों 15/3, ये हमारी क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। कैसे हुई परिमेय संख्या? क्योंकि यहाँ पर 3 से मैं 15 को कैंसिल करूंगा तो कितना जाएगा? 5 टाइम्स, क्योंकि 3 पंजे 15। ओके, 3 पंजे 15 जाएगा। अभी दोस्तों मैं एक वैल्यू आपको और देता हूं, क्योंकि इसमें तो दोस्तों हम एग्जैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ये दोस्तों 5 आ गया, ये हमारी वास्तविक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। ओके, अभी दोस्तों मैं आपको एक सेकंड बताता हूं। हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया 10/4, ये हमारी कैसी संख्या है? ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। कैसे हुई परिमेय संख्या? अगर मैंने 10/4 ले लिया, एक सेकंड दोस्तों मैं इधर करता हूं थोड़ा सा। ओके, ये तो हमारी हो गई परिमेय संख्या। अगर मैंने दोस्तों मैंने वैल्यू ले ली 10/4, अब आप बताइएगा ये हमारी परिमेय संख्या हुई या फिर अपरिमेय संख्या? तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या हुई। क्यों हुई परिमेय संख्या? क्योंकि दोस्तों 4 से अगर मैं 10 को कैंसिल करूंगा, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2। ओके, पॉइंट लगा के 4 से अगर मैं भाग देता हूं यहाँ पर, 4 दूनी 8। ओके, बचा कितना? 2। पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पर कर दिया 0। कितना आ गया? 5। 4 पंजे 20। ओके, ये कैंसिल हो गई, यानी कितनी वैल्यू आ गई मेरी? 2.5। इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ पर मेरी वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। ओके, अब मैं आपको दोस्तों ये नोट बताता हूँ। सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव संख्याओं का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पर मेरे पास शेष फल में कुछ भी नहीं बचा, तब तो दोस्तों ये शांत परिमेय संख्याएं हो गई। ओके, शांत दशमलव संख्याएं हो गई। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ, 20/3। ये दोस्तों बताइएगा परिमेय संख्या हुई या अपरिमेय? ये हम अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। 3 से अगर मैंने 20 को डिवाइड कर दिया, 3 छंग 18, शेषफल कितना बच गया दोस्तों? 2। ओके, पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पर लगा दिया 0। 3 छंग 18, कितना आ गया फिर? शेषफल 2। फिर दोस्तों इस तरीके से ये चलता रहेगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा, 2 शेषफल हमेशा बचता रहेगा। इसमें दोस्तों हम इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इस तरीके से दोस्तों ये 6.6666 चलता रहेगा। ओके, तो ये कैसे हुई दोस्तों? ये शांत दशमलव संख्या हुई क्या? क्योंकि इसमें 6 खत्म नहीं हो रहा है, 6 कंटिन्यू, इसमें 6 की कंटिन्यूटी लगातार बनी हुई है, इसलिए दोस्तों हम इसे शांत दशमलव संख्या नहीं कह सकते। ये हमारी कैसी संख्या हुई? ये परिमेय संख्या हमारी नहीं हुई दोस्तों। ये हमारी परिमेय संख्या, सॉरी दोस्तों, ये हमारी परिमेय संख्या हुई, ये भी हमारी परिमेय संख्या हुई। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, ये भी परिमेय संख्या हुई। किस कंडीशन में हुई मैं आपको एक बार और बताता हूँ दोस्तों। 20/20 को अगर मैंने 3 से भाग दे दिया तो 3 छंग 18 हो गया, 2 बच गया। ओके, पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, 3 छंग 18 हो गया। ओके, फिर 2 कर आ गया दोस्तों। ओके, 3 छंग 18 हो गया, 0 हो गया 18, इस तरीके से 2। तो दोस्तों यहाँ पर 6 बार बार बना हुआ है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? 6.6666।
इस तरीके से ये आता चलता रहेगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6.6 बार, 6.6 बार। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6.6 बार। ये हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी दोस्तों परिमेय संख्या हो गई। ओके, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मेरे पास में ये है, ये भी दोस्तों परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूँ 0.5 बार। ये है दोस्तों, इसमें क्या रिपीटेड वैल्यू है, 0.713, 713, फिर 713। तो इसमें क्या, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 713 बार। इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0.817, फिर 1717 रिपीट है तो 17 के ऊपर बार आ जाएगा। ओके, ये हमारी परिमेय संख्या है दोस्तों। बार हम किस कंडीशन में लगाते हैं, मैं दोस्तों इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। बार हम किस कंडीशन में लगाते हैं दोस्तों, बार हम जब लगाते हैं जो भी वैल्यू दोस्तों रिपीटेड होती रहती है, जो वैल्यू दोस्तों बार बार रिपीट होती है, हम उस कंडीशन में सिर्फ बार लगाते हैं। ओके, जैसे 817 है, 8 इसमें इस सीरीज में 8 तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 8 के ऊपर बार नहीं लगेगा। 17 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 1 के ऊपर 17 के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पर 713 पूरी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 0.713। ओके, बार की कंडीशन को दोस्तों सॉल्व कैसे करते हैं, वो दोस्तों आगे की बात है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, आपको दोस्तों ये दोस्तों इंपोर्टेंट बात है, इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या मान लिया 1/2 और 4/5। इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं दोस्तों, हम लिख देंगे अनंत परिमेय संख्याएं। इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, ये भी दोस्तों हमारा इंपोर्टेंट है। दोस्तों जो भी इंपोर्टेंट होगा, मैं एक सेकंड दोस्तों, मैं स्टार बनाना भी भूल गया। हाँ दोस्तों, ओके, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। ओके, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या याद रखना है, सिर्फ ये, अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या का बिल्कुल विपरीत। यानी अपरिमेय संख्या को हम p अपॉन क्यू या अंश अपॉन हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे इसमें दोस्तों रूट थ्री को दोस्तों हम बाहर भी नहीं निकाल सकते रूट से, इसका वर्गमूल भी नहीं कर सकते। वर्गमूल करेंगे तो पॉइंट में चलता रहेगा, जो पॉइंट में चलता तो रहेगा बट दोस्तों सीक्वेंस से नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 0.55 आ गया, रिपीटेड वैल्यू भी नहीं होगी इसमें, इसमें बार की फॉर्म भी नहीं आएगी। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 3^1/2, 5^1/2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, इसे अंश अपॉन हर की फॉर्म में नहीं किया जा सकता, इंडिकेट नहीं किया जा सकता। इसमें दोस्तों पाई वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है कि अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या फिर पूर्ण संख्या है, या फिर काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको फाइंड करना है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ओके, तो हमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, अब पाई की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 22/7। आप कहेंगे दोस्तों पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और हम इसे अगर डिवाइड करें तो 7×3 = 21 हो जाएगा, बचा 1, 1 पॉइंट लगा के 0, 7×1 = 7, बचे 3, फिर 0, 7×4 = 28, बचे 2, बचे 2। ओके, तो फिर 0, 7×2 = 14, बचे 6, बचे 6, 0, 7×8 = 56। इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं, ये दोस्तों सीक्वेंस भी नहीं बन रहा है, जैसे 1 4 2 8 आगे कुछ और होता जाएगा, ये सेम वैल्यू भी पॉइंट के बाद में नहीं होगी। तो आप इस चीज को, आप आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे दोस्तों। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, परिमेय संख्या में सिर्फ या तो फिर दोस्तों शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या का मतलब है कि शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए डिवाइड करने पर। अगर शेषफल बचता भी है तो रिपीटेड वैल्यू बचनी चाहिए, रिपीटेड वैल्यू बचनी चाहिए। रिपीटेड वैल्यू का मतलब जैसे 0.55 बच गया, मैंने अभी आपको भाग करके दिखाया था, जैसा कि 10 को 4 से भाग करके दिखाया था। जैसा कि 0.55 आ गया, 20 को 3 से भाग करके दिखाया था, तो 6.6666 आ गया, रिपीटेड वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है दोस्तों, अनिश्चित वैल्यू आती है जब पॉइंट के बाद। अनिश्चित का मतलब
जैसे कि रिपीटेड वैल्यू नहीं होती, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जैसे 1 4 2 8 इस तरीके से वैल्यू आ रही है, आगे 6 5 4 जो भी कुछ होगा, लेकिन उस वैल्यू के ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। बार जब भी लगाते हैं जब सेम वैल्यू रिपीट होती है। ओके, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो होगी 22/7 जो है ये अनिश्चित वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट वैल्यू। ओके, इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या इसीलिए कहते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या। ओके, तो पाई हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ओके, आइए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप में व्यक्त करके शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। इसमें ये वाली बात दोस्तों ध्यान से समझने की है। शून्य, पूर्णांक, पूरा पूर्णांक की परिभाषा शून्य पर डिपेंड है, शून्य पर डिपेंड है। पूर्णांक धन भी हो, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं, बट बीच में शून्य आना जरूरी है। कोई भी टेबल हम लेते हैं तो दोस्तों माइनस से स्टार्ट होती है, प्लस तक जाकर खत्म होती है। यानी माइनस डेफिनिट, माइनस इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है, फिर माइनस इस तरीके से चलती रहती है, माइनस इनफाइनाइट, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर जीरो पर आ जाती है, फिर 1 2 3 4, फिर इनफाइनाइट पर जाकर के खत्म हो जाती है। तो ये पूरा समूह, ये पूरा का पूरा समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ये पूरा का पूरा समूह क्या कहलाता है, तो इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा समूह पूर्णांक कहलाता है। दोस्तों एक बात बताऊं, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, आप ये ध्यान रखना, सबसे छोटा पूर्णांक होता है माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी ये सबसे छोटा पूर्णांक होता है, आपको ये इंपोर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में मिलता रहता है। अब दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, जिसे हम एक से शुरू करते हैं, जिसे हम एक से शुरू करते हैं, +1 से शुरू करते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम एक से शुरू करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमारी सीरीज चलती रहती है, तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या दोस्तों इसमें डेफिनेशन है, जिसे हम अपने गणना के रूप में लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसे हम अपने गणना के रूप में लेते हैं, वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, जैसे 1 2 3 4, हमसे कोई पूछेगा दो दो सॉरी हमसे कोई पूछेगा गिनती बताओ, गिनती कैसे बताएंगे, एक से ही तो स्टार्ट करेंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा 2 और 2 कितने होते हैं, तो हम बताएंगे दोस्तों 4 होते हैं, 2 और 2। ये सब दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, शून्य सहित। दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी जोड़ दें या फिर शून्य को भी ऐड कर दें, तो हमारी पूरी सीरीज पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, सबसे छोटी, जैसे प्राकृतिक संख्या मैंने अभी आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलती रहती है। इसके आगे अगर मैंने इसी सीरीज में शून्य को भी ऐड कर दिया तो हमारी ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ओके, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, शून्य। ये हमारा इंपोर्टेंट है, सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, शून्य। दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, शून्य। ओके, अब सम संख्या देखते हैं दोस्तों। सम संख्या कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, सम संख्या होती हैं, सम संख्या दोस्तों कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभक्त हो। दोस्तों जो 2 के पहाड़े से यानी 2 की टेबल से जो विभक्त हो जाए, 2 की टेबल से जो डिवाइड हो जाए, जो भी वैल्यू 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए वही हमारी सम संख्या कहलाती है। दोस्तों 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 6 3 टाइम्स, 8 4 टाइम्स, इस तरीके से दोस्तों 5, ऐसे ही चलता रहेगा जो भी वैल्यू हो दोस्तों। अगर मैंने लिख दिया 216, जैसा कि आप जानते हैं 216 कैसी होती, 2 से डिवाइड होगा या नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, इसका मतलब 2 से ये डिवाइड है, इसका मतलब ये सम संख्या है। ओके, आइए दोस्तों विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या जो होती है जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो,
जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इस तरीके से सीरीज हमारी चलती रहती है दोस्तों। इन सम संख्या और विषम संख्या में मैं जैसा कि मैं समझ रहा हूं दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों इस चीज को बेशक समझ रहे होंगे। सम संख्या आप दोस्तों बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। 2 से डिवाइड हो जाए वो सम होती है, 2 से डिवाइड नहीं हो वो विषम होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छा है, इससे दोस्तों क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, इसे दोस्तों ध्यान से समझने की जरूरत है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड कैसे? मान लिया मैंने दोस्तों दो, एक अभाज्य संख्या है, इसके दो गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 गुणा 2, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। ठीक है ना? इसके गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों? 1 और 1 2, दो गुणनखंड हो गए। 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 गुणा 5। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो वह संख्या स्वयं, और दूसरा मल्टीप्लाई में एक। एक के मल्टीप्लाई में वह संख्या स्वयं आ जाती है, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। एक के मल्टीप्लाई में अगर वह संख्या खुद आ जाती है तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके दोस्तों, इसमें एक चीज है जो अक्सर एग्जाम्स में हमसे पूछी जाती रहती है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। 2, 3, 5, 7, 11 जो दोस्तों स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़कर के किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ओके, जो संख्या स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ओके दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सवाल क्या है? ये वाला सवाल, ये दोस्तों बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। यूपी टेट, यूपी और यूपी पैट, इनके लिए तो दोस्तों ये सवाल ये समझो समझो छपा हुआ है। ओके, इन इन एग्जाम्स के लिए तो ये सवाल छपा हुआ है, ये समझ लीजिएगा। अगर थोड़ा सा इजी पैटर्न आ गया पेपर का तो ये सवाल तो दोस्तों छपा हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? इसे हम दोस्तों अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। इसे हम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। दोस्तों सम अभाज्य संख्या, पूरी सीरीज में सम अभाज्य संख्या मात्र एक ही है। वह कौन सी है दोस्तों? 2। सम अभाज्य संख्या दोस्तों सिर्फ एक ही है, वह है 2। और ये है दोस्तों, ये रिपीट हो गई ये लाइन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। 1 से 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो हम याद रखेंगे सिर्फ 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों? 15। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो हम याद रखेंगे 25। ओके, 1 से 50 तक 15 होती हैं अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक 25 होती हैं। ओके, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं दोस्तों? 1 से 100 तक 25 होती हैं। ओके, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बताते हैं। अब और उसके बाद आता है दोस्तों भाज्य संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्याओं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके कम से कम तो 3 गुणनखंड हो और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याओं के तो सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वह संख्या स्वयं से कैंसिल हो जाएगी, दूसरा 1 से कैंसिल होगी। लेकिन भाज्य संख्याओं में इसका उल्टा होता है, कम से कम 3 हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर 4। 4 को हम फैक्टर में क्या कर सकते हैं दोस्तों? 1 गुणा 2 गुणा 2, 6। 6 को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? 1 गुणा 2 गुणा 3। ओके, 8। 8 को हम क्या कर सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये दोस्तों हमारी सारी संख्याएं कैसी हैं? ये हैं हमारी सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं। ये कैसी संख्याएं हैं हमारी सारी की सारी? ये सारी की सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर। ओके, अब इसमें हमसे ये पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी दोस्तों भाज्य संख्या होती है 4। ओके
दोस्तों भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों नौ नौ कैसी है, नौ विषम है, लेकिन ये भाज्य संख्या है, ये कंपोजिट नंबर है। कैसे, एक गुणा तीन गुणा तीन, तीन तीन नौ ही कम नौ, ये कैसे हो गई दोस्तों, कंपोजिट नंबर हो गई। ओके, अब क्या आती है दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं। अब क्या आती है, सह अभाज्य संख्याएं। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा एक हो, वह क्या कहलाती है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या। अब मासा कैसे होगा दोस्तों, मासा कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, सात के एक गुणा सात। ओके, फिर है आठ, पहला पेयर लिया है दोस्तों मैंने, सिर्फ पहला पेयर आठ। आठ के दोस्तों फैक्टर क्या होंगे, एक गुणा दो गुणा दो गुणा दो। ओके, इसका मासा कितना हो जाएगा दोस्तों, मासा, मासा क्या होता है दोस्तों, जो दोनों के फैक्टर में कॉमन आ जाए। दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या आ रही है वैल्यू दोस्तों, एक। ओके, तो इन दोनों के बीच का मासा कितना हो गया, इन दोनों के बीच का मासा कितना हो गया दोस्तों, एक। ओके, अब जैसे आठ और 17 दोस्तों, इसकी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं जिससे आप इन्हें इजीली पहचान सकें। जो भी पेयर दिया होगा उसमें एक संख्या अभाज्य जरूर होगी, एक संख्या अभाज्य जरूर होगी, तभी तो हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि साथ में अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, साथ में अभाज्य संख्या। सह का मतलब साथ, ओके, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब साथ में अभाज्य संख्या। दोस्तों सात और आठ में क्या है दोस्तों, सात अभाज्य है, आठ और 17 में क्या है दोस्तों, 17 अभाज्य है। ओके, 30 और 47 में क्या है, 47 अभाज्य है। इस तरीके से दोस्तों कम से कम एक संख्या अभाज्य इसमें जरूर होगी। पहचानने की दोस्तों सिंपल ट्रिक है, आप दोस्तों मासा पर मत जाइएगा, आप फंस सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, आप 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं याद कर लीजिएगा। ओके, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद कर लीजिएगा, वही आपको बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगी। ओके, सह अभाज्य संख्या में एक संख्या अभाज्य जरूर होती है। ओके, अब दोस्तों ये क्या है, नोट में क्रमागत संख्या युग्म सदैव सह अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों आप एक कॉन्सेप्ट ये याद कर लीजिएगा, जब दोस्तों दो संख्याएं क्रमागत में दी हो पेयर के अंदर, तो वह भी सह अभाज्य संख्या होती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 7, 8, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 26, 27, जो भी दोस्तों पेयर में दो संख्याएं दे रखी हो, तो वह संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट है। ओके, सह अभाज्य संख्या में दोस्तों एक तो आप दो कंडीशन की होती है सह अभाज्य संख्या। पहली कंडीशन में तो दोस्तों पेयर के अंदर एक संख्या अभाज्य होगी, दूसरी दोस्तों भाज्य हो सकती, भाज्य हो भी सकती है और भाज्य नहीं भी हो सकती है। कम से कम एक संख्या तो इसमें अभाज्य होगी ही होगी। अभाज्य दोस्तों दोनों संख्याएं भी हो सकती हैं, ये नहीं भूलना आपकी एक ही संख्या भाज्य होगी। सर ने तो एक संख्या ही बताया था कि एक ही संख्या अभाज्य होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, दोनों संख्याएं भी अभाज्य हो सकती हैं, बट कम से कम एक संख्या तो अभाज्य जरूर होगी, तभी दोस्तों सह अभाज्य संख्या होगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है, दोनों संख्याएं दोस्तों सीक्वेंस से हो, दोनों संख्याएं आगे पीछे की हो दोस्तों। ओके, आगे पीछे की होंगी तभी भी हम उसे सह अभाज्य युग्म मान सकते हैं। ओके, आइए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। बस दोस्तों आज मैं इतना ही लाया था, ये थोड़ा दोस्तों लंबा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा दोस्तों बार बार इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने दोस्तों बारीकी से सारे पॉइंट नोट किए थे। आशा करता हूं दोस्तों इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको मिस हुआ हो। नेक्स्ट जो भी रह गया है दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ओके, आप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट के साथ आपसे दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों न्यू अदर किसी कॉन्सेप्ट यानी अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दोस्तों उस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।